हिमालय की बर्फ में अचानक आग भड़क उठी है। भाजपा का दफ्तर धू धू कर जल रहा है, राख हो चुका है। बर्फ से ढके पहाड़ों में पसरे सन्नाटे में दखल देने के लिए नेपाल की तरह भारत में भी जेन जी सड़क पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ करने पर आमादा हैं। सरकारी इमारतों को जलाया जा रहा है, स्कूल बंद हैं, कर्फ्यू लगाया जा चुका है और इस जेन जी प्रोटेस्ट के मध्य में बताए जा रहे हैं 3 इडियट्स फिल्म के आमिर खान के असली किरदार, लेह के मशहूर एक्टिविस्ट और 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोनम वांगचुक। Cops have arrested Sonam Wangchuk for that violence in which four people died. Now Sonam Wangchuk has been arrested. सोनम सीबीआई जांच के घेरे में है और उन पर आरोप है विदेश से फंडिंग लेने का। सोनम उपवास पर बैठे थे और हाल ही में उन्होंने अपनी 15 दिन से चल रही भूख हड़ताल शांति बनाए रखने के लिए खत्म कर दी है। उनकी मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन सोनम वांगचुक की ये मांग आखिर है क्यों, इसके मायने क्या हैं? वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे। लद्दाख में अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब ये भी याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी लंबे समय से बेचैन है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। हालात ऐसे हैं कि अगर भाजपा सरकार ने जल्द जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो ये आग वहां भी फैल सकती है। सवाल है, क्या भारत का हाल भी नेपाल की तरह होने जा रहा है? गृह मंत्रालय का कहना है कि जेन जी को सोनम वांगचुक ने भड़काया है। अब देश की एजेंसियां उनके पीछे लगा दी गई हैं। तो क्या वाकई ये आगजनी सोनम के द्वारा कराई गई है और ये हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 30 फरवरी 2024 को लेह की सड़कों पर 20,000 लोग जमा हुए थे। लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में जुटी जनता ने उस सरकार को जगाने की कोशिश की थी जिसने 2019 में वादे किए और सो गई। सोनम वांगचुक ने बताया, लद्दाख में 97% आबादी जनजातीय है, एसटी है, फिर भी इसे 6ठी अनुसूची में क्यों शामिल नहीं किया गया है? अभी 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लद्दाख के लोग यही चाहते हैं कि उन्हें भी वही अधिकार मिलें ताकि उनके यहाँ भी रोजगार आए, उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा हो सके। दरअसल भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरियाज में स्वायत्त जिले बनाए जा सकते हैं, यानी ऐसे जिले जो आंशिक रूप से खुद अपने कामों को चला सकते हैं। उन्हें भी कुछ स्वतंत्र अधिकार 6ठी अनुसूची में दिए जाते हैं। इसे समझने के लिए ऐसे सोचिए, कोई राज्य 6ठी अनुसूची में है तो उसके जिले सरकार का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन सरकार उनके हर काम में हस्तक्षेप नहीं करती। यहाँ की स्थानीय काउंसिल या एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फैसले लेती है, यानी हर जिले में एडीसी बनती है जिसे जमीन, जंगल, खेती पानी, हेल्थ, हाइजीन, पुलिसिंग, विरासत से लेके शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज और सबसे महत्वपूर्ण खनन जैसे मामलों पर कानून बनाने और उस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यानी कि सरकार का ये सब काम नहीं होता, ये एडीसी किया करती है। यानी जो फैसला यहाँ की जनता या उनके प्रतिनिधि करेंगे, यानी एडीसी करेगी, वो स्थानीय जरूरत और संस्कृति के हिसाब से होगा। उनको पता होगा उनके क्षेत्र के लिए क्या जरूरी है और सरकार उसे सीधे नहीं बदल सकती है। अगर 6ठी अनुसूची में राज्य शामिल हैं तो ये सब होगा। सोनम वांगचुक इसलिए लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था जो पूरा नहीं किया। पर इस मैनिफेस्टो में यही इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि हम 6ठी अनुसूची में डालेंगे। दूसरी वजह यह है कि सरकार पहाड़ों को बेचकर बड़े बड़े कारोबारियों को वहां खनन करने के लिए भेज रही है, जिससे जनजातियों के पर्यावरण को खतरा हो रहा है। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो अपना राज्य और वहां के संसाधन बचाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो यहाँ के स्वायत्त निकाय ही तय करेंगे कि कौन खनन करे, कौन न करे, कौन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसे करे। ये सब कुछ वही डिसाइड करेंगे, सरकार नहीं। तो सरकार ने 370 हटाकर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया हुआ है।
वांगचुक कहते हैं कि यूटी का दर्जा मिलने के बाद केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, विकास के नाम पर तेजी से प्रकृति का विनाश हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित है, इसलिए सोनम अनशन करने बैठ जाते हैं। हमने इस पर एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन गोदी मीडिया में इस खबर को कहीं जगह नहीं मिली। वो मौलानाओं और संतों को बुलाकर आपस में लड़वाते रहे। सोनम अपने अनशन को जलवायु अनशन करार दे रहे हैं। उनका कहना था कि खनन माफिया की लॉबी सरकार पर दबाव डाल रही है कि लद्दाख के पर्वत संरक्षित न किए जाएं। तो कहानी यहां से शुरू हुई थी। फिर 10 सितंबर से लेह एपेक्स बॉडी के नेता और वहां के लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, चेतावनी देते हैं कि जब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस आंदोलन का सबसे बड़ा नाम सोनम वांगचुक ही था, लेकिन जल्द ही आंदोलन हिंसा में बदल गया। वांगचुक लोगों से शांति की अपील करते हैं और अपना 15 दिन पुराना उपवास तोड़ने का ऐलान कर देते हैं। ये हाल ही की बात है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लगातार दिल्ली के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। लेह एपेक्स बॉडी यानी लेह के नेताओं और मठों का ऐसा समूह जो लद्दाख की जमीन, नौकरियां और वहां की संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट हुआ है। गृह मंत्रालय से दर्जनों बार ये लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बदले में सिर्फ वादे और इंतजार हासिल हुआ है। मई में भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब 6 अक्टूबर की तारीख फिर से रखी गई है। लेह एपेक्स बॉडी बार बार कह रही है अगर बातचीत करनी है तो पहले हमसे मशविरा करो, लेकिन सरकार एक तरफा तारीखें घोषित कर देती है। इसी बेइज्जती पर एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन छेरिंग दोरजे ने चेतावनी दी, हमारा विरोध शांतिपूर्ण है मगर जनता का सब्र टूट रहा है, हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं, बातचीत पहले भी टल चुकी है। सोनम वांगचुक ने ये तक ऑफर कर दिया था कि अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सरकार को भी उसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, सीधे सीधे बोला है उन्होंने। और अब सोनम वांगचुक पर ही सीधा निशाना साधा जा रहा है। लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया। सुनिए, बयान जारी किया कि इसकी वजह वांगचुक के भड़काऊ भाषण हैं। नेपाललाई औंस्ते ओटो, बांग्लादेशलाई औंस्ते ओटो, श्रीलंकालाई औंस्ते ओटो, निमन से गिरजा क्यों मानते ने। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि उन्होंने युवाओं के सामने अरब स्प्रिंग और नेपाल के हालिया जेनजी आंदोलन का जिक्र कर माहौल गरमाया था। अब तस्वीर और साफ होती है। सीबीआई ने वांगचुक और उनकी संस्थाओं पर जांच शुरू कर दी है। मामला है FCRA यानी विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का। जांच की जद में हैं 2 संस्थाएं, HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख और सेकमॉल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये वही स्कूल है जो 3 इडियट्स में दिखाया जाता है, जो लास्ट में लद्दाख की पहाड़ियों में खोला जाता है। ये सच्ची घटना है, ये सच में स्कूल ऐसा एग्जिस्ट करता है। यही वो संस्थाएं हैं जिनसे हजारों लद्दाखी नौजवानों को शिक्षा, ट्रेनिंग और रोजगार की नई राहें मिलती हैं। लेकिन अब यही संस्थाएं विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप में जांच के घेरे में हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई की जांच का मकसद ये पता लगाना है कि क्या सोनम वांगचुक के 2 संस्थान HIAL और सेकमॉल ने बगैर कानूनी मंजूरी के विदेशी फंड लिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय का आरोप है कि उन्होंने FCRA कानून के नियम तोड़े हैं और विदेशी योगदान स्वीकार किया है। एक असलियत और आपको बताई देता हूं, वो ये कि करीब 2 महीने पहले ही इनकी जांच का प्रोसेस शुरू हो चुका था और अब हिंसा के बाद जांच को और तेज कर दिया गया है। सवाल ये है, क्या सरकार सच में पारदर्शिता चाहती है या फिर ये कार्रवाई सिर्फ एक मिसाल बनाने के लिए है ताकि कल को कोई और लद्दाखी, कोई और कार्यकर्ता दिल्ली के वादा खिलाफी पर उंगली न उठा सके। पीटीआई की एक रिपोर्ट में वांगचुक कहते हैं करीब 10 दिन पहले सीबीआई की टीम उनके संस्थान पहुंची थी और गृह मंत्रालय की शिकायत का आदेश लेकर आई थी, लेकिन हम विदेशी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं, नहीं हम विदेशी चंदा लेना चाहते हैं। हम तो अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज और अपने मॉडल को दुनिया के सामने बेचकर तब रेवेन्यू कमाते हैं। बस 3 मौकों पर अधिकारियों ने उनके काम को विदेशी योगदान मान लिया, जबकि असल में वो चंदा नहीं, नॉलेज का एक्सपोर्ट था। उनका कहने का मतलब है हम नॉलेज देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बदले में हम अपना रेवेन्यू कमाते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सीबीआई ने सिर्फ 2022 से 2024 तक की फंडिंग नहीं मांगी है उनसे, बल्कि 2020 और 21 के कागजात मांगे हैं। यहां तक कि दूसरे स्कूलों से जुड़े हुए दस्तावेज भी उठा लिए हैं, जबकि शिकायत का जो दायरा है वो सिर्फ हाल ही की फंडिंग तक सीमित था। लेकिन वांगचुक फिर भी हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कह रहे हैं ये रास्ता हमारा नहीं है, हिंसा हमारी मांगों को कमजोर करती है। 15 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन खून खराबे में बदल जाए।
उनका कहना है कि असली वजह उनके भाषण नहीं बल्कि नौजवानों की बेरोजगारी और निराशा है। सालों से दबा गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है। वो नौजवान जिन्हें न नौकरी मिली, न इज्जत, न ही अपने इलाके की सुरक्षा की गारंटी मिली। उन्होंने लद्दाख में सैकमोल स्कूल शुरू किया। सोनम ने जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, HIL की नींव रखी जहां स्टूडेंट्स को उनके प्रोजेक्ट्स पर स्कॉलरशिप मिलती है, और सबसे बड़ी इनोवेशन आइस स्टूपा, एक ऐसी तकनीकी जिससे सर्दियों में पानी जमा करके गर्मियों के लिए बचाया जा सकता है। यही वांगचुक वो इंसान हैं जिनसे प्रेरित होकर बॉलीवुड ने 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक बांगड़ू बनाया था। लेकिन आज हालात ये हैं कि इसी इंसान पर लगातार कार्रवाई हो रही है, शक के घेरे में है। CBI की जांच, टैक्स समन, जमीन के पट्टे से जुड़े मामले, हर तरफ शिकंजा कसा जा रहा है। लद्दाख में उबलता गुस्सा और दिल्ली से उठते आरोप, दोनों के बीच वांगचुक फंस गए हैं। एक तरफ वो शिक्षा और पर्यावरण के लिए लड़े हुए इंसान हैं, दूसरी तरफ अब उन्हें सरकार की जांच एजेंसियों और हिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। जेन-ज़ी ने जो किया उसका समर्थन किसी ने नहीं किया और किया भी नहीं जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और CRPF की गाड़ियां जला दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग करनी पड़ी। अंत में लद्दाख की राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। अच्छा, इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का कहना क्या है वो भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने कई कदम उठाए हैं ताकि लद्दाखियों की कुछ पुरानी मांगों को पूरा किया जा सके। जैसे लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण यानी ST का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया है। हालांकि वहां की जनसंख्या जो जनजातीय है 97% है। परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया गया। भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया और 1800 सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल वही है, जनजातीय बाहुल्य जहां 97% से ज्यादा आबादी जनजातीय है, वो क्षेत्र 6ठी अनुसूची में आखिर क्यों नहीं है? आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।